Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the chapter 29, its part 2. First of all, we will discuss about the diabetes insipidus. डायबिटीज़ इंस्पाइडस में मेनली होता क्या है, यूराइन की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है थ्रू द किडनी. इट हैज़ टू टाइप्स. वन इज़ द सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पाइडस, नेक्स्ट इज़ द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइडस. सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पाइडस में मेनली होता क्या है, एडीएच का रिलीज थ्रू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कम हो जाता है. अगर एडीएच का रिलीज यहाँ से कम हो गया तो यहाँ पर ये एक्शन अपना परफॉर्म नहीं करेगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो यूराइन की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होगी. तो सेंट्रल से याद कर रखना है, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से याद रख लेना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पर एडीएच का रिलीज बहुत ही कम होता है. तो इसकी कॉजेज देखेंगे. अगर हेड इंजरी हो जाए, हेड इंजरी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर इफेक्टिव हो जाए तो एडीएच का रिलीज नहीं होगा. इसी तरह से यूराइन की एक्सक्रीशन मोर एंड मोर होगी. इसी तरह इन्फेक्शन हो जाए या कोई कार्सिनोमा हो जाए या कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी है, इन तीनों कंडीशन में मेनली क्या है, वो यूराइन की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है. इसका जो ट्रीटमेंट है इसमें क्या देते हैं, डेस्मोप्रेसन. डेस्मोप्रेसन क्या है, ये एडीएच की तरह का क्या है, एनालॉग है. ये यहाँ पर जाके एक्ट करता है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा देता है और ये मेनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इन द सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पाइडस. डिस्कस अबाउट द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइडस. इसमें मेनली होता क्या है, इनएबिलिटी ऑफ द किडनी होती है, या नेफ्रॉन या किडनी के स्ट्रक्चर में क्या होता है, तब्दीली आ जाती है. अगर रिसेप्टर क्या होते हैं, डैमेज हो गए हैं, तो एडीएच का लेवल प्रेजेंट है, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच रिलीज कर रहा है, लेकिन कलेक्टिंग सिस्टम पर क्या है, ये एडीएच अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा और जो यूराइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो गया. अगर वाटर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो गया तो रिलेटिवली सोडियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है. तो इसके ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ब्लड में सोडियम का लेवल ज़्यादा है तो क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, जिसमें थायाजाइड डायूरेटिक्स देते हैं. वो क्या करता है, सोडियम को एक्सक्रीट आउट करा देता है. और मेनली क्या देते हैं, लो सोडियम आयन की डाइट देते हैं. वो डाइट देते हैं जिसमें सोडियम का लेवल क्या हो, कम हो. और तीसरा है अंडरलाइंग काज, यानी कि रिसेप्टर जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुई है, उस काज को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे. इसमें क्या डेस्मोप्रेसन नहीं दे सकते. अगर हमने डेस्मोप्रेसन दे दिया नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस में तो ये वहाँ पर जाके एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके रिसेप्टर ही मेनली क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गई रिसेप्टर की. That's why central diabetes insipidus and nephrogenic diabetes insipidus, their difference is more important in case of the diabetes insipidus. Next we will discuss about the osmoreceptor ADH feedback mechanism. इसमें मेनली होता क्या है, अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाए या सोडियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो हैपोथैलेमस में क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स होते हैं. इनकी क्या हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है. इनके श्रिंक होने की वजह से जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे नर्व सिग्नल जनरेट होगा. अगर यहाँ पे जो नर्व सिग्नल जनरेट होगा ये क्या आएगा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एडीएच यानी कि प्रेजेंट है इसको क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा. जो स्टोर फॉर्म में एडीएच है उसे क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा. यहाँ से एडीएच रिलीज़ हुआ, ये क्या हो गया, कॉर्टिकल कलेक्टिंग सिस्टम पे आया तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की, तो वाटर जो ब्लड में है ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. और इसी तरह से जो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गई थी उसको क्या कर लेंगे, हम मेंटेन कर लेंगे. दैट इज़ द ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि ऑस्मो रिसेप्टर सेल किस तरह से एडीएच रिलीज़ कराते हैं और ये फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम maintaining osmolarity, ADH feedback mechanism and the thirst mechanism. सबसे पहले देखेंगे ये है सब फॉर्निकल ऑर्गन. ये क्या है, फॉर्निक्स है और इसके नीचे क्या है, सब फॉर्निकल ऑर्गन है. और ये नंबर सेकंड पे है ये AV3V, यानी कि इंटीरियो वेंट्रल थर्ड वेंट्रिकल. ये जो थर्ड वेंट्रिकल का क्या है, इंटीरियो वेंट्रल पार्ट है. और ये थर्ड नंबर पे आता है ऑर्गेनम वेस्कुलोजम. ये जो ये वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनम वेस्कुलेजम. ये क्या है, लेमिना टर्मिनलिस के नीचे पर प्रेजेंट है. तो मेनली जो AV3V है इसके सुपीरियरली क्या होगा, सब फॉर्निकल ऑर्गन है और इन्फीरियरली क्या है, ऑर्गेनम वेस्कुलेजम ऑफ द लेमिना टर्मिनलिस, यानी कि लेमिना टर्मिनलिस का ऑर्गेनम वेस्कुलेजम. तो मेनली ये जो ये सेंटर है ये इंपॉर्टेंट है कि थर्स्ट मैकेनिज्म या ऑस्मोलैरिटी या एडीएच को किस तरह से मेंटेन कर रहे होते हैं. Next we will discuss about the control of the ADH. ADH कब से ज़्यादा रिलीज़ होगा, जब प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, यानी कि सोडियम आयन का लेवल ज़्यादा है तो इसके लिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा चाहिए ताकि इसको मेंटेन कर सके. तो ADH ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा ताकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो और सोडियम को मेंटेन कर सके. नेक्स्ट है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर. अगर ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम है तो मेनली ADH का रिलीज़ ज़्यादा हो गया ताकि ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करा सके और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करा सके.
नाजिया, हिपोक्सिया और इसमें जो ड्रग्स आ जाती हैं वो मॉर्फिन, निकोटीन और साइक्लोफॉस्फेमाइड है। ये क्या करा देती हैं? इंक्रीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एडीएच। डिक्रीज एडीएच फॉर्मेशन में क्या होगा? अगर प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है, तो डिक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ एडीएच। अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें भी क्या होगा? डिक्रीज्ड एडीएच फॉर्मेशन होगी। इसमें जो ड्रग है वो उसमें क्लोनिडीन है या हेलोपेरिडोल है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो है अल्कोहल। अल्कोहल वाले पेशेंट में मेनली होता क्या है? जो अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? डिक्रीज्ड एडीएच। अगर एडीएच का डिक्रीज ज़्यादा होगा तो मेनली जो एडीएच अगर नहीं बन रहा तो वाटर यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अगर जो डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं उनमें मेनली यही सवाल करते हैं जो टीचर, वो कहते हैं अगर अल्कोहल वाला पर्सन है तो उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन क्यों हो रही है? तो मेनली इसका जवाब यही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इसलिए होगी क्योंकि डिक्रीज्ड एडीएच होगी। अगर एडीएच नहीं है तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो जाएगी। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन एंड फॉर दोज हु आर टेकिंग डिस्टिंक्शंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वो है कंट्रोल ऑफ द थर्स्ट। इसमें मेनली होता है क्या है? अगर इंक्रीज थर्स्ट कब होगी? जब क्या होगा? प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, जब सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा ब्लड में तो थर्स्ट इंक्रीज होगी, या ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो थर्स्ट इंक्रीज होगी। इंपॉर्टेंट है एंजियोटेंसिन 2, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था डिटेल में, तो वो आपने काइंडली देख लेनी है कि थर्स्ट मैकेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राई माउथ है, यानी कि ड्राई माउथ की भी क्या करता है? थर्स्ट क्या करता है? इंक्रीज करा देता है। रोज़ों में मेनली क्या होता है? ड्राई माउथ हो जाती है और प्यास, बहुत ही शिद्दत से प्यास लगी होती है, तो मेनली ड्राइनेस ऑफ द माउथ इंक्रीजेज द थर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्या है? एमसीक्यूज है। दूसरा है डिक्रीज थर्स्ट में क्या हो गया? अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम है या ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो एंजियोटेंसिन 2 अगर क्या है? कम है। इसमें क्या है? अगर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है, यानी कि स्टोमिक फिल है, तो हमें प्यास नहीं लगेगी। यानी कि स्टोमिक का फिल है या गैस्ट्रिक की डिस्टेंशन है तो मेनली उसमें भी क्या होती है? थर्स्ट नहीं होती। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 29। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोज फीवर। थैंक यू सो मच।